अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप जब भी इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे होते हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखना ज़रूरी है, बट ओवरऑल सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या उस सेक्टर में वो किक है कि वो आपको बेनिफिट दे। तो आज हम इस सेशन में शॉर्ट सेशन में डिटेल से कवर करेंगे जो मेरे नज़र में अच्छे सेक्टर्स हैं, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही है और वो आपको किस तरह से अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। एक छोटा सा एनालिसिस होगा, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। काइंडली आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। आपके हम कमेंट्स देख रहे होते हैं और आप अक्सर कमेंट्स करते हैं कि सेक्टर वाइज एनालिसिस भी शेयर करें, तो आज सेक्टर वाइज एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ना सिर्फ इकॉनमी को बल्कि जो लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये वीडियो भी आपके लिए इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट ही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम मार्केट्स में आए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डेटा पोर्टल पे आके, तो यहाँ पे हमें सेक्टर समरी मिल जाती है जहाँ पे कंप्लीट सेक्टर्स की लिस्ट होती है। तो पहले इन सेक्टर्स को देख लेते हैं, फिर मैंने आप यहाँ से कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका मैंने आपको बताना है कि पिछले साल क्या परफॉर्मेंस थी और जो ये फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है तो यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस रही है। तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या दिया बताया हुआ है कि ये तो सबसे पहले हमारे पास ये सेक्टर नेम आ रहे हैं, उसके बाद हमें ये बताया है कि भाई इन इन सेक्टर में से जो कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ में से कौन सी कंपनीज़ जो हैं वो उनके शेयर्स प्राइस में इजाफा हुआ है, कौन सी कंपनी की शेयर प्राइस में कमी हुई है। इसके अलावा टर्नओवर क्या रहा है शेयर्स की ट्रेड का और मार्केट कैपिटलाइजेशन पर सेक्टर क्या है। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि अगर आप ये कमर्शियल बैंक्स देखेंगे तो कमर्शियल बैंक्स में हमें अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला। ये 2023 और 24 की अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो 2024 में जिन्होंने बिज़नेस किया हमें 35% इनमें इंक्रीज़ ईयर टू ईयर इंक्रीज़ देखने को मिला और पाकिस्तानी करेंसी में ये अमाउंट बनती है 591 बिलियन। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने भी बैंक्स में इन्वेस्ट किया होगा उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। लेकिन क्या इस सेक्टर में हर बैंक में इन्वेस्ट करके बेनिफिट हुआ है? नहीं। उसमें भी ये देखना होता है कि आपको किस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है। जिस तरह मैं रिकमेंड आज करता आ रहा हूँ कि आप फैसल बैंक को देख सकते हैं, मिज़ान बैंक को देख सकते हैं, एमसीबी बैंक को देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आगे और डिस्कशन होती है कि भाई शरिया कंप्लाइंट कौन से हैं, नॉन शरिया कौन से हैं। तो अभी हम पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहे हैं। जो अभी मैंने आपको बैंक बताए हैं एमसीबी, मिज़ान और फैसल बैंक, तो ये शरिया कंप्लाइंट ही है। क्लियर होगी बात? तो ये जो पर्टिकुलरली जो ये वाला सेक्टर था हमारा बैंक्स का, इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इसके बाद अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र सेक्टर की, तो फर्टिलाइज़र सेक्टर ने भी अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया है और ईयर टू ईयर ग्रोथ में ये फर्टिलाइज़र आप देख सकते हैं इसमें 84% का इजाफा देखने को मिला है ईयर टू ईयर ग्रोथ में। और पाकिस्तानी करेंसी की अगर हम बात करें कि कितना बेनिफिट हुआ है, वो 144 बिलियन जो है ना वो बेनिफिट हुआ है। अभी जिन लोगों ने फर्टिलाइज़र में इन्वेस्ट किया होगा उनको बेनिफिट हुआ है। अच्छा, फर्टिलाइज़र में भी मैं रिकमेंडेशन करता आ रहा हूँ और एक दो कंपनीज में मैंने एनालिसिस भी किया है, जिस तरह ईफर्ट है। इसके अलावा एफ एफ सी है, इसके ऊपर भी मैंने एनालिसिस किया था। बट मैंने आपको ये रिकमेंड किया है कि आप ईफर्ट को, अगर आप डिविडेंड स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो उसमें ईफर्ट एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट देगा। और ये वो स्टॉक है ईफर्ट। एंग्रो फर्टिलाइज़र की मैं बात कर रहा हूँ, एंग्रो कॉरपोरेशन की बात नहीं कर रहा। एंग्रो फर्टिलाइज़र वो शेयर है जो कि कोविड के टाइम में भी नीचे नहीं आया और कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स को जो बेनिफिट देता आ रहा है। अभी आप देखिए कि मैं आपको सेक्टर्स की ग्रोथ भी बता रहा हूँ और साथ में आपको उनका बेनिफिट भी बता रहा हूँ। क्लियर होगी बात? अगर हम नेक्स्ट सेक्टर की तरफ जाएं, वो है सीमेंट सेक्टर। और ये सेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सीमेंट सेक्टर में आपको ग्रोथ कितनी देखने को मिली है? वो देखने को मिली है जी हमें 38% ईयर टू ईयर ग्रोथ। पाकिस्तानी करेंसी की टर्म्स में देखें तो वो कितना बेनिफिट हुआ है? वो हुआ है जी 115 बिलियन का। ठीक है, अभी जिन लोगों ने भी ये सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट किया था, क्या उन सबको बेनिफिट हुआ है? नहीं। क्यों बेनिफिट नहीं हुआ? देखिए, जो सीमेंट सेक्टर है ना, यह सिक्लिकल स्टॉक और ये इकोनॉमी के साथ साथ चलता है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ ये इंजीनियरिंग की भी मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग में हमने -22% हमें देखने को मिला कि पिछले 2023 की निस्बत 2024 में 22% इसके बिजनेस में कमी हुई है। ठीक है, और पाकिस्तानी जो है वो उसने उसने कुछ ना कुछ किया तो है, बट 8 बिलियन जो है ना उसने उसका बिजनेस किया। ये 8 बिलियन
पाकिस्तानी करेंसी में। तो आप यहाँ पे ये सीमेंट सेक्टर और ये इंजीनियरिंग या स्टील सेक्टर को मैं दोनों को एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो दोनों सेक्टर हैं ये लिंक्ड है इकोनॉमी के साथ। अभी इसका क्या मतलब है इकोनॉमी के साथ लिंक है? जब इन्फ्लेशन कम होगी, समझिएगा ये बात बड़े सिंपल वे में करूँगा बात, जब इन्फ्लेशन कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, लोगों की परचेजिंग पावर जब लोगों की ज़्यादा होगी तो फिर ये दोनों सेक्टर चलेंगे। क्यों? जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो ना तो कंस्ट्रक्शन होनी है, और कंस्ट्रक्शन के साथ सीमेंट भी लिंक है और साथ इंजीनियरिंग भी लिंक है। समझ आई बात? तो इस वजह से ये जो दोनों सेक्टर हैं इनको हम सिक्लिकल सेक्टर कहते हैं। जब इकोनॉमी बूस्ट पे होती है ये सेक्टर इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं कि आपकी सोच है, और जब लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है जिस तरह के आजकल के सिनेरियोज हैं तो फिर ये भी नुकसान देते हैं। लेकिन क्या सीमेंट सेक्टर में हर 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 पर्टिकुलर कंपनी ही आपको नुकसान देगी? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और क्या इंजीनियरिंग सेक्टर में हर कंपनी आपको नुकसान देगी? नहीं, हर सेक्टर में आपको ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो कि आपको अलॉन्ग द वे बेनिफिट देती हैं, जिस तरह डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स भी होते हैं। सही होगी बात? तो ये दो सेक्टर मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जी पावर सेक्टर को। बल्कि यहाँ पे एक और बात बताना ज़रूरी है कि अगर हम फर्टिलाइज़र की पर्टिकुलरली बात करें, पाकिस्तान में 4 सीज़न है, एग्रीकल्चर कंट्री है, कभी भी इसकी डिमांड में कमी नहीं आ सकती। ठीक है, इसी तरह फूड एंड प्रोडक्ट्स वाला सेक्टर भी इसी तरह से है। हालांकि मैं वो इसको में नहीं लेके आया, बट फर्टिलाइज़र और फूड एंड पर्सनल केयर वाला जो सेक्टर है इसमें कमी नहीं आती, क्योंकि लोग जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वो ख़रीदना बंद नहीं करते। जिस तरह से अभी कोलगेट पॉल्मोलिव है, नेशनल फूड्स है, मरी बिलीवरी है, तो बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं, और अभी हम पर्टिकुलरली हम बात करेंगे किस सेक्टर की? वाला ऑटोमोबाइल असेंबलर की। अच्छा, ऑटोमोबाइल असेंबलर भी इस साल जो है ना बड़े उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लाइक 92% इसमें हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है ईयर टू ईयर बेसिस पे। इसमें आप ज़रा देखें सैजियो का तो आप सबको ही पता होगा ना। लाइक ये कहाँ से शेयर उठा, हंड्रेड्स में था तकरीबन 150-200 के पास, और अभी ये 1200 के भी इसने टच किया, और अभी 900-950 के करीब ट्रेड कर रहा है। सैजियो की वजह से काफ़ी सैजियो ने इस बार इसमें लीड किया है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल असेंबलर भी एक अच्छा सेक्टर है, लेकिन हर कंपनी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इसमें मैं चंद कंपनी से आपको बात बता देता हूँ। जिस तरह ये ये पर्टिकुलर इस टाइम की बात करें तो एक सैजियो ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा अलॉन्ग द वे हम पर्टिकुलरली देखें तो मिल्लत ट्रैक्टर है, MTL, ये वो कंपनी है जिसने अपने शेयर होल्डर्स को और पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। एक है जी क्या, अलगाजी ट्रैक्टर है, और मिल्लत ट्रैक्टर, ये दो ही तो कंपनीज हैं ना जो ट्रैक्टर बनाती हैं। बट मिल्लत ट्रैक्टर का नाम काफ़ी ज़्यादा है, एक तो बोनस शेयर देता है, ये डिविडेंड बेस्ड स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आजकल थोड़े से इशूज़ हैं। वो इशूज़ क्या हैं? कोई बड़े इशूज़ नहीं है, लोग परेशान हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से अभी इनका एक केस चल रहा है जी, एक्चुअली ये मर्जर कर रहे हैं किसी और कंपनी के साथ, तो कोई नहीं, वो हो जाना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अभी इन्होंने ईयर एंड पे इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। अभी डिविडेंड नहीं दिया तो ये स्टॉक कोई तकरीबन 630 के करीब था, तो अभी 550 पे आया हुआ है, और ये काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो का हिस्सा होता है। लोग परेशान हैं, लेकिन जब ये अभी हो जाना है, और बड़े ये नियर फ्यूचर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हो जाएगा, तो यही कंपनी आपको बेतहाशा बेहतरीन किस्म का आपको डिविडेंड भी देगी, और इसमें आपको कैपिटल गेन भी देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इस टाइम की बात करूं, और अगर मैं अपनी ख़ास तौर पर बात करूं, तो भाई ये एक्यूमुलेशन का फेज़ है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं जी हम, और आगे हम बात कर लेते हैं जी पावर सेक्टर पे। तो पावर सेक्टर पहले देख लेते हैं कि पावर सेक्टर कितने है। बस ऑब्वियस सी बात यह है कि देखिए, मैं सभी सेक्टर को तो यहाँ पे कवर नहीं कर सकता, तो मैंने फिर ये पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें हबको का आपको पता है, हबको, इसके अलावा और भी काफ़ी कंपनीज़ हैं, बट पर्टिकुलरली अगर हम हब पावर की बात करें, एक तो BYD का आपको पता है, और BYD के साथ एक IPP का इशू चला है कि गवर्नमेंट कहती है कि हमने क्या है कि जितने भी प्लांट्स हैं IPVs वगैरह उनके साथ मुआहदे ख़त्म करने हैं। अभी 2027 में इसका मुआहदा एक प्लांट का ख़त्म हो रहा है, बट इसमें थर के एरिया में 2-3 प्लांट हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, और अभी रिटर्न उसके आने हैं। तो इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत है? क्या कहते हैं आप? परेशानी की ज़रूरत है कि ये स्टॉक अभी 155-60 पे भी था, और अभी ये तकरीबन 120 पे आया हुआ है? आई डोंट थिंक सो। और ये जो इन्वेस्टर हैं वो इसमें एक्यूमुलेशन कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें ये पोजीशन आई क्यों, ये स्टॉक कम क्यों हुआ? क्योंकि जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने स्टॉक्स को जो है वो सेल किया है। ठीक है,
तो अभी इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई लॉन्ग टर्म में बेनिफिट लेना चाहता है, क्योंकि हब पावर पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं पूरे सेक्टर की बात नहीं कर रहा। और ये पूरे सेक्टर ने किस तरह से परफॉर्म किया है, 23% हमें ईयर टू ईयर इसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। और ये तकरीबन अगर इसको हम लेके आएँ पाकिस्तानी करेंसी में, तो आई बिलीव ये कोई 93 बिलियन के करीब इसने बिजनेस रिटर्न थे इसके। तो ये बात आपको समझ आई है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास और कौन सा सेक्टर है जिसको देखा जा सकता है। हमारे पास केमिकल सेक्टर भी है जिसमें हमें कमी देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस, अच्छा एक और बात है, एक हमारे पास कंपनीज हैं ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं और दूसरी हैं एक्सप्लोरेशन। ठीक है, अगर हम ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी की बात करें ना, इन मार्केटिंग कंपनी की, तो इसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है जी 137% का। ठीक है, बट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में हमें जो इंक्रीज देखने को मिला है वो हमें 6% इंक्रीज देखने को मिला है। बट इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि भाई मैं कभी मार्केटिंग कंपनी को रिकमेंड नहीं करता। मज़े की बात ये है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में हमें देखने को मिला जी 6% का इंक्रीज़। इसमें एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट शेयर है वो है मारी पेट्रोलियम, दूसरा है जी क्या, पाकिस्तान ऑयल फील्ड। ये दो बड़ी बेहतरीन कंपनीज हैं जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को अभी तक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया है एंड अलॉन्ग द वे का इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। तो ये कुछ सेक्टर्स थे जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, और यहाँ पे समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है कि किन सेक्टर्स में जाना है, किन में नहीं जाना है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी हैं, रिफाइनरी भी हैं, बट मैंने यहाँ पे चंद एक सेक्टर्स की बात की है। जिस तरह टेक्सटाइल कंपोजिट की मैं बात करें तो उसमें इंटरलूप है, बहुत अच्छी कंपनी है। बट अभी इंटरलूप के बारे में चले छोटी सी आपको बता दूँ बात कि इंटरलूप के 2023 के मुकाबले में 2024 में सेल्स बढ़ी हैं, बट उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें तकरीबन कोई 18% शायद कह रहे हैं, 18% के करीब उसमें हमें कमी देखने को मिली है। वो क्यों? उसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बढ़ गई है। ठीक है, और उसके जो मार्जिन है वो थोड़े से कम हुए हैं। सही, डॉलर रेट और ये सारा कुछ हम देखें हैं, ये इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से तो इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बढ़ी है। सही होगी बात। तो इसने हालांकि ₹2.5 का डिविडेंड भी दिया है, बट एक ये बहुत अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म ये पोर्टफोलियो को अगर देखा जाए। तो ये एक मैंने आपके साथ एक अपना एनालिसिस शेयर किया है, तो बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा है। अगर आप इसको फर्दर डिटेल में लाइक एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं उसके ऊपर को प्लान करूँगा कि भाई कुछ आपसे मैं कोई टॉप के 2-3 सेक्टर कर दूँ। हाँ अच्छा, टाइटल में मैंने कहा था कि 3 टॉप के सेक्टर्स हैं, बता देता हूँ। उसमें आप देखें एक तो फर्टिलाइज़र है नंबर 1, नंबर 2 ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, और नंबर 3 कमर्शियल बैंक्स हैं। ये टॉप के 3 सेक्टर्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो आज की सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ पे कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।